वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 100 और 100 पेज के ऊपर देखिए, ननु प्रातिभाषिके रजते पारमार्थिकत्वम अवगतम नवा। पूर्व पक्षी पूछ रहा है सिद्धांतियों को। क्या पूछ रहा है, किस बारे में पूछ रहा है? तो पीछे के पृष्ठ पर जो बात हुई, क्या कि वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव को हम स्वीकार करते हैं, ये कहा था अंतिम पंक्ति में। क्यों ऐसा माना गया वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव? यदि नहीं मानेंगे तो शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत है, वह रजत त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्रतिभास काल में, रजत प्रतीति के काल में प्रातिभाषिक रजत तो मानना पड़ रहा है, तो त्रैकालिक निषेध कहां से होगा? और त्रैकालिक निषेध हुए बिना वस्तु मिथ्या नहीं ठहरती है, क्योंकि कहा था क्या? त्रैकालिक अभाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्वम। त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम बोलिए, अभाव प्रतियोगित्वम बोलिए, निषेध का अर्थाभाव होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत है वो प्रतिभास काल में वह होने पर भी, क्योंकि ज्ञान काल में वस्तु की सत्ता होना जरूरत होती है, इसलिए मानना पड़ता है रजत, अनिर्वचनीय रजत, किंतु होने पर भी वह रजत पारमार्थिक नहीं है। तो पारमार्थिकत्वावच्छिन्न, उसको शब्द दिया उन्होंने लौकिक पारमार्थिकत्व, व्यवहारिकत्व दूसरे शब्द में बोल सकते हैं। तो लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता वाला ऐसा जो रजत अभाव वहां पर है, तो तीनों काल में है। रजत प्रतीति काल में भी व्यवहारिक रजत नहीं है ना वहां पर, तो अभाव हो ही गया। अतः त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी रजत बन गया, तो रजत मिथ्या है। किंतु उसके लिए वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव मानना पड़ा। इस पर अब आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु इत्यादि पंक्ति से। तो ननु इत्यादि पंक्ति से जो पूछ रहा है पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को, उस ननु के पहले थोड़ा अवतरणिका के रूप में लिखते एक दो पंक्ति, तो पता चलेगा वो पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है। तो लिखेंगे ननु अस्तु वेदीकरण धर्मावच्छिन्न, वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता कह अभाव। वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता कह अभाव, अर्धविराम। तथापि तस्य ज्ञानं नैव भवेत्, अर्धविराम। वेदीकरण धर्मावच्छिन्नस्य प्रतियोगिनः, वेदीकरण धर्मावच्छिन्नस्य प्रतियोगिनः ज्ञानाभावात्, प्रतियोगिनः ज्ञानाभावात्, पूर्ण विराम। अभाव ज्ञानम प्रति, अभाव ज्ञानम प्रति प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य, प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य प्रतियोगिनः ज्ञानस्य हेतुत्वात्, प्रतियोगिनः ज्ञानस्य हेतुत्वात् इति शंकते ननु इति, शंकते ननु इति।
ठीक है, चलो भाई थोड़ा समझ लेते। तो कह रहे हैं कि ननो अस्तु वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अस्तु। पीछे कहा भी है, पीछे के पेज पर, कि वेदीकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव को हम मानते हैं करके, ठीक है मानो। किंतु अब पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को पूछ रहा है क्या, कि जिस विधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता अभाव को आप मानते हो, उस अभाव का जो प्रतियोगी, उस प्रतियोगी का ज्ञान उस रूप से तुमको है या नहीं। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान दीजिए, जैसे घटाभाव, सामने घट नहीं है तो घटाभाव है, तो घटाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? तो घटाभाव का प्रत्यक्ष उसको होता है जिसको घटाभाव का प्रतियोगी जो घट, उसका ज्ञान पहले से रहता है। घटाभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? घट। जिसको घट का ज्ञान है उसी को यहां पर घटाभाव का प्रत्यक्ष होता है। जिसको घट किसको कहते पता ही नहीं है, उसको घटाभाव का ज्ञान हो सकता है क्या प्रत्यक्ष? या घटाभाव है कि नहीं है उसको क्या पता? घट ही पता नहीं है। मतलब नियम क्या हुआ कि अभाव ज्ञान के प्रति प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है। अभाव ज्ञान के लिए कारण कौन है? प्रतियोगी का ज्ञान। ठीक है, तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है सिद्धांतियों को कि तुम कौन सा अभाव मान रहे हो? वहां पर शुक्ति पर रजत का, कौन से रजत का अभाव मान रहे हैं? केवल शुद्ध रजत अभाव नहीं मान रहे, अपितु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता वाला, उससे अवच्छिन्न है प्रतियोगिता जिसकी, ऐसे प्रतियोगिता का अभाव तुम मानते हैं। प्रतियोगिता वाला रजत का अभाव मानते हो, किंतु उस अभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? रजत। कैसा रजत? कि जिसमें लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म से जो जिसकी प्रतियोगिता अवच्छिन्न है। तब पूर्व पक्षी कह रहा है लौकिक पारमार्थिकत्व से युक्त रजत रूप प्रतियोगी का तुमको ज्ञान है या नहीं? शुक्ति के ऊपर जिस समय रजत प्रतीत हो रहा है, उस समय उस रजत में लौकिक पारमार्थिकत्व से युक्त रजत का ज्ञान तुमको है या नहीं है? ये प्रश्न। यदि ज्ञान नहीं है बोलेंगे तो प्रतियोगी का ज्ञान नहीं है तो अभाव का ज्ञान नहीं हो पाएगा। ठीक, और यदि उस प्रकार के प्रतियोगी का ज्ञान है हमको, लौकिक पारमार्थिकत्व से युक्त रजत का ज्ञान, शुक्ति के ऊपर जो रजत है उसका ज्ञान हमको है, लौकिक पारमार्थिकत्व से युक्त रजत का ज्ञान है, प्रतियोगी का ज्ञान है, ऐसा यदि कहेंगे तो उस समय तुमको लौकिक पारमार्थिकत्व की भी अनिर्वचनीय उत्पत्ति वहां पर माननी पड़ेगी, क्योंकि उस रजत में तो वस्तुतः पारमार्थिकत्व है नहीं है, तो वो भी अनिर्वचनीय उत्पन्न होना मानना पड़ेगा। और मान लिया तो एक काल में उसकी सत्ता हो जाएगी, तो त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी रजत नहीं बनेगा, तब मिथ्यात्व भी नहीं हो पाएगा। दोनों तरफ से पकड़ रहा है कि नहीं? सबसे पहले प्रतियोगी का ज्ञान है या नहीं कहेंगे तो अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा, और अभाव प्रतियोगी का उस प्रकार के प्रतियोगी का ज्ञान है ऐसा कहेंगे तो अनिर्वचनीय पारमार्थिकत्व धर्म की उत्पत्ति उस रजत में माननी पड़ेगी, और मान लेंगे तो वहां पर एक काल में प्रतियोगी है, तो त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी रजत नहीं बनेगा, तो मिथ्या भी नहीं बनेगा, यह आपत्ति आएगी। बात समझ में आई? तो देखिए जो हम लोगों ने पंक्ति लिखी है ना, उसको पहले देखिए। अस्तु विधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, विधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव रहने दो, कोई बात नहीं, तथापि तस्य ज्ञानम न भवति, नैव भवति, तस्य ज्ञानम, तस्य अभावस्य ज्ञानम नैव भवति, अभाव का ज्ञान नहीं हो पाएगा। क्यों? कारण दे रहे, विधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी न ज्ञानाभाव, विधिकरण धर्मावच्छिन्न जो प्रतियोगी, उस प्रतियोगी का ज्ञान न होने से अभाव का ज्ञान नहीं होगा। तो बोलेंगे प्रतियोगी का ज्ञान नहीं हुआ तो अभाव का ज्ञान क्यों नहीं होगा? इसलिए कि अभाव ज्ञान के लिए कारण होता है कौन? प्रतियोगी का ज्ञान। प्रतियोगी का ज्ञान रहेगा तभी अभाव का ज्ञान निश्चय हो सकता है,
अभाव ज्ञान के प्रति कारण है कौन? प्रतियोगी का ज्ञान। वही लिखा है आगे, अभाव ज्ञानम प्रति, अभाव ज्ञान के लिए प्रतियोगितावच्छेदक अवच्छिन्नस्य प्रतियोगिनः ज्ञानस्य हेतुत्वात्, प्रतियोगिनः ज्ञानस्य हेतुत्वात्, प्रतियोगी का ज्ञान कारण है, किंतु वो प्रतियोगी भी कैसा? प्रतियोगितावच्छेदक से अवच्छिन्न प्रतियोगी। प्रतियोगिता का अवच्छेदक करके जो धर्म आपने बताया, उस धर्म से युक्त प्रतियोगी का ज्ञान रहेगा तभी अभाव का ज्ञान होता है। ठीक है कि नहीं? अभाव ज्ञानम प्रति प्रतियोगितावच्छेदक अवच्छिन्नस्य प्रतियोगिनः ज्ञानस्य कारणात् हेतुत्वात् इति शंकते। बात समझ में आया? अब देखिए मूल में, ननो प्रातिभाषिके रजते, शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत है, जिसको हम प्रातिभाषिक रजत कहते हैं, उस रजत में पारमार्थिकत्वम अवगतम नवा, ये विकल्प किया किसने? पूर्व पक्ष ने। उस प्रातिभाषिक रजत में पारमार्थिकत्व धर्म का ज्ञान तुमको है या नहीं है? लग गया पंक्ति? पारमार्थिकत्व अवगतम नवा, आगे अनवगमे, है कि नहीं? समझ लीजिए दो विकल्पों में से ये विकल्प मानेंगे कौन सा? अनवगमे। अनवगमे मतलब उस प्रातिभाषिक रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान हमको नहीं है, अनवगमे। तो क्या होगा फिर? तो बता रहे, देखिए अनवगमे, अनवगम अनवगत पक्ष में दोष दे रहा है पूर्व पक्षी। अनवगमे प्रतियोगितावच्छेदक अवच्छिन्न रजतत्व ज्ञानाभावात्, मतलब प्रतियोगी के ज्ञान का अभाव रहने से अभाव प्रत्यक्षानुपपत्ति, अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। अभाव प्रत्यक्ष की क्या होगी? अनुपपत्ति। अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा कब? जब उस अभाव के प्रतियोगी का ज्ञान नहीं रहेगा। किस प्रकार का प्रतियोगी? प्रतियोगितावच्छेदक अवच्छिन्न रजतत्व ज्ञानाभावात्, ये दिया है कि नहीं? तो उस पर लिखिए एक वाक्य, उसका विग्रह। तो प्रतियोगितावच्छेदकेन, प्रतियोगितावच्छेदकेन बराबर पारमार्थिकत्वेन, पारमार्थिकत्वेन अवच्छिन्नस्य, अवच्छिन्नस्य प्रतियोगिनः, अवच्छिन्नस्य प्रतियोगिनः प्रातिभाषिक रजतादेहे, प्रातिभाषिक रजतादेहे ज्ञानाभावात् इत्यर्थः। ज्ञानाभावात् इत्यर्थः। हो गया? देखो अर्थ मूल को देखते हुए, मूल में क्या है? प्रतियोगितावच्छेदक अवच्छिन्न। तो प्रतियोगितावच्छेदकेन, तो प्रतियोगितावच्छेदक कौन भाई? पारमार्थिकत्व। क्योंकि हम लोगों ने बोला है ना, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता प्रातिभाषिक रजता भाव, ऐसा बोला है। तो देखो भाई, तो प्रतियोगितावच्छेदकेन मतलब पारमार्थिकत्वेन अवच्छिन्नस्य, उस पारमार्थिकत्व धर्म से अवच्छिन्नस्य प्रतियोगिनः, अवच्छिन्न ऐसे प्रतियोगी का, अर्थात प्रातिभाषिक रजत का ज्ञानाभाव, ज्ञान नहीं है। क्योंकि तुम नहीं मान रहे क्या कि उस प्रातिभाषिक रजत में हमको ज्ञान है करके नहीं मान रहे, कह रहे क्या? ज्ञान नहीं है। किस चीज का? पारमार्थिकत्व का। कहां पर? प्रातिभाषिक रजत में ज्ञान नहीं है। इसका मतलब तुमको पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता वाला जो रजत, उसका ज्ञान नहीं है, अर्थात प्रतियोगी का ज्ञान नहीं है।
और प्रतियोगी का ज्ञान नहीं है तो अभाव का ज्ञान कैसा होगा? क्योंकि अभाव ज्ञान के प्रति कारण होता है कौन? प्रतियोगी का ज्ञान। पंक्ति देखिए, अनवगमे प्रतियोगितावच्छेदक अवच्छिन्न। प्रतियोगितावच्छेदक कौन? पारमार्थिकत्व, उससे अवच्छिन्न, उससे युक्त कौन? प्रातिभाषिक रजत, और उसका ज्ञान नहीं है ऐसा कह रहे। कहेंगे तो तुमको अभाव का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। किसको? सिद्धांतियों। अनवगमे प्रतियोगितावच्छेदक अवच्छिन्न रजतत्व ज्ञानाभावात्, उस प्रकार के रजत का ज्ञान न होने से अभाव प्रत्यक्षानुपपत्ति, अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। लगा अर्थ? अच्छा, अब कदाचित सिद्धांती बोलेंगे क्या, ठीक है, नहीं ज्ञान नहीं मानेंगे तो दिक्कत हो रही भाई, अभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, बात सही है। फिर ऐसा करते क्या? अवगमे मतलब उस शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो प्रातिभाषिक रजत है उसमें क्या प्रतियोगितावच्छेदक धर्म जो पारमार्थिकत्व, उसका ज्ञान हमको है। कहां पर? प्रातिभाषिक रजत में। शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत है कि नहीं, उसमें किसका ज्ञान है? पारमार्थिकत्व का ज्ञान हमको है, अर्थात प्रतियोगी का ज्ञान है। ऐसा यदि कहते हैं कौन? सिद्धांती। तब क्या? तो वही दे रहे अवगमे, मिला पंक्ति, अवगमे मिला ना, तो अवगमे इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, एक शब्द, अवगतत्व पक्षे दोषम आह। अवगतत्व पक्षे दोषम आह अवगमे इति। हो गया? अवगतत्व पक्षे, अवगत है ऐसा कहते हैं तो उस पक्ष में दोष दे रहे हैं। और ऊपर की पंक्ति में क्या बताया? अनवगमे। तो ऊपर जो आया है कि नहीं अनवगमे, उसके पहले पूर्व में भी एक वाक्य लिख सकते। फिर क्या लिख सकते हैं? अनवगतत्व पक्षे, अनवगतत्व पक्षे दोषम आह अनवगमे इति। ठीक है जी, चलो। तो अभी तक किस बात पर दोष दिया? अनवगत पक्ष में, मतलब ज्ञान नहीं है उस प्रकार के प्रतियोगी का, ऐसा कहने पर दोष दिया। कौन दोष दिया? कौन दोष दिया? अभाव प्रत्यक्षानुपपत्ति, ये दोष दिया। अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। ऊपर की पंक्ति है कि नहीं, उस प्रकार के प्रतियोगी का ज्ञान नहीं है ऐसा कहते हैं तो अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये दोष आया। अब चलिए अवगम इत्यादि पंक्ति आ रही कि नहीं, इस पंक्ति से क्या करे? फिर अवगतत्व पक्षे दोषमा, अवगत है। यदि सिद्धांती बोलेंगे हमको अवगत है, ज्ञान है, किसका? उस प्रकार के प्रतियोगी का, पारमार्थिकत्व से युक्त प्रातिभाषिक रजत का हमको क्या है? ज्ञान है, अर्थात प्रतियोगी का ज्ञान है ऐसा कहते हैं। मतलब शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत में लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म है, इसका ज्ञान हमको है, ऐसा यदि कहते हैं तब क्या दोष? तो दोष दे रहे हैं अभी पूर्व पक्षी। अवगमे, मेरा पंक्ति, अवगमे अप्रोक्ष अभावस्य तत्कालीन विषय सत्ता नियतत्वात् अर्धविराम रजते पारमार्थिकत्वम अपि अनिर्वचनीयम रजत्वद एव उत्पन्नम इति। लग गया? इतने को भी पहले समझ लेते भाई। अवगमे मिला, अवगमे मतलब ज्ञान है ऐसा कहते हैं। किस चीज का और कहां पर? ये दो बात को ध्यान में रखिए। कहां पर ज्ञान है? शुक्ति के ऊपर प्रति जो रजत, उस रजत में ज्ञान है। किस चीज का? पारमार्थिकत्व धर्म का, मतलब पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगी जो प्रातिभाषिक रजत, उसका ज्ञान हमको है, अर्थात प्रतियोगी का ज्ञान है ऐसा यदि कहते हैं तब।
मिला पंक्ति, तो क्या होगा? अवगमे, तो एक नियम होता है भाई, क्या? अपरोक्षावभासस्य, मूल में दिया है, अपरोक्षावभासस्य शब्द मिला, उसका अर्थ लिखिए प्रत्यक्ष ज्ञानस्य। प्रत्यक्ष ज्ञानस्य, ठीक है। चलिए आगे, अपरोक्षावभासस्य तत्कालीन विषय सत्ता नियतत्वात्, ये नियम है। अभाव अपरोक्षावभासस्य तत्कालीन विषय सत्ता नियतत्वात्, ये नियम है भाई। इस नियम के ऊपर लिखिए एक वाक्य, थोड़ा लिखते हैं फिर तो पूरा नियम स्पष्ट होगा। तो लिखिए, तो प्रत्यक्ष ज्ञानस्य तत्कालीना बराबर प्रत्यक्ष ज्ञान कालीना या विषय सत्ता, अर्धविराम, तया नियतत्वात्, बरोबर व्याप्तत्वात्, अर्धविराम, तथा च यत्र अपरोक्षावभासः, तत्र विषयसत्वम्, इति व्याप्तेः, पूर्ण विराम, प्रत्यक्षं प्रति विषयस्य कारणतया, तत्पूर्वं तत्सत्व आवश्यकत्वात् इति भावः। तत्सत्व आवश्यकत्वात् इति भाव, अर्थ देखिए भाई। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का नियम यह है, सरल भाषा में प्रत्यक्ष ज्ञान का नियम क्या है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान काल में उसका विषय रहना जरूरी होता है। कितना सरल है। घट का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है तो घट के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय घट सामने रहना चाहिए, तभी घट का ज्ञान होगा। अयम पट, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में ये नियम है। तो अयम पट, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, तब उस प्रत्यक्ष ज्ञान काल में उस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय जो पट, वो सामने रहना जरूरी होता है। वो नहीं रहेगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहां से होगा? बराबर है कि नहीं? तब देखिए क्या नियम बताया। तो प्रत्यक्ष ज्ञानस्य क्या तत्कालीन शब्द आया है कि नहीं मूल में, उसका विग्रह हो। तत्कालीना मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान कालीना, विषय सत्ता या विषय सत्ता, प्रत्यक्ष ज्ञान काल में जो विषय की सत्ता, तया नियतत्वा, वो नियम से रहना चाहिए प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। नियतत्व मतलब व्याप्तत्व। तो व्याप्ति क्या बताया फिर? व्याप्ति का आकार दिया। यत्र अपरोक्षावभास, अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, जहां प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तत्र वहां पर विषय सत्व मतलब विषय की सत्ता होती है। इति व्याप्ति, ये व्याप्ति है। जहां जहां प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वहां वहां विषय की सत्ता जरूर रहती है। ये नियम वही दिया। प्रत्यक्षम प्रति विशेष से कारणतया, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विषय कारण होता है। अतः तत्पूर्वम
प्रत्यक्ष ज्ञान के पहले, तत्पूर्व, प्रत्यक्ष ज्ञान के पहले तत्सत्व, विषय सत्व, विषय सत्ता आवश्यकत्व, विषय की सत्ता रहना जरूरी है। लग गया अर्थ जी? अब ध्यान दीजिए, मूल में विषय क्या चल रहा है? तो शुक्ति के ऊपर प्रतीत है कौन? रजत। और उस रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान हमको है, ऐसा कह रहे। अब समझ लीजिए कौन? सिद्धांत। तब पूर्व पक्षी बोलेगा यदि तुमको उस रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान है, इसका मतलब वहां पारमार्थिकत्व धर्म है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए जरूर होता है कौन? विषय रहना। इसका मतलब वहां जैसे रजत का ज्ञान हो रहा है, इदम रजतम, तो उस समय उस वहां रजत तुम मानते ही हो, शुक्ति के ऊपर अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होता ही मानते हो, क्योंकि रजत रहे बिना रजत का ज्ञान नहीं हो सकता, विषय रहे बिना विषय का ज्ञान नहीं हो सकता प्रत्यक्ष। उस प्रकार उस रजत में यदि तुमको पारमार्थिकत्व का ज्ञान है, इसका मतलब वह पारमार्थिकत्व है। कहां पर? प्रातिभाषिक रजत में। किंतु वस्तुतः उस प्रातिभाषिक रजत में पारमार्थिकत्व है नहीं। तो जैसे प्रातिभाषिक रजत की अनिर्वचनीय उत्पत्ति हुई है तुम्हारे मत में, वेदांत मत में, वैसा उस रजत में पारमार्थिकत्व भी अनिर्वचनीय उत्पन्न हुआ, ये तुमको मानना पड़ेगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहे। किसको? सिद्धांति। तो पारमार्थिकत्व अनिर्वचनीय उत्पन्न हो रहा है किस? कहां पर? रजत में। ये तुमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ बोलेंगे, हाँ मान लेंगे, कदाचित बोलेंगे सिद्धांति। तब त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी वह रजत नहीं होगा, पारमार्थिकत्व अवच्छिन्न रजत, क्योंकि पारमार्थिकत्व उसने आपने वहां पर मान लिया, तब मिथ्यात्व नहीं होगा। लगे कि नहीं? दूसरी बात, अनिर्वचनीय पारमार्थिकत्व की उत्पत्ति मानना पड़ रही है तुमको। समझ में आया? तो दोनों तरफ से पकड़ा। यदि उस पारमार्थिकत्व का ज्ञान उस रजत में नहीं है तो अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। यदि उस रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान है तो उस रजत में पारमार्थिकत्व की अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानना पड़ेगी, क्योंकि वो रहे बिना, विषय रहे बिना ज्ञान हो नहीं सकता। लग गया अर्थ? तो चलिए, अवगमे, मिला पंक्ति, अवगमे अपरोक्ष अवभासस्य तत्कालीन विषय सत्ता नियतत्वात्, है कि नहीं? तो उस काल में विषय की सत्ता रहना जरूरी होती है। अतः रजते, रजते पद आया कि नहीं? रजते मतलब प्रातिभाषिक रजते। रजते के ऊपर लिखी कौन रजत? प्रातिभाषिक रजते। प्रातिभाषिक रजते। आगे पारमार्थिकत्वम पद आया आगे। पारमार्थिकत्वम, उसका अर्थ लिखिए प्रतियोगितावच्छेदकस्य, प्रतियोगितावच्छेदकस्य बराबर लौकिक पारमार्थिकत्वस्य। लौकिक पारमार्थिकत्वस्य। ठीक, आगे देखिए, पारमार्थिकत्वम अपि मतलब लौकिक पारमार्थिकत्वम अपि अनिर्वचनीय रजतवत एव उत्पन्न। रजत जैसा अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है वैसे वो भी अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, ये तुमको मानना पड़ेगा। तो क्या पद आया? देखिए, पारमार्थिकत्वम अपि अनिर्वचनीयम, अनिर्वचनीयम पद आया ना? अनिर्वचनीयम का अर्थ लिखिए प्रातिभाषिकम। प्रातिभाषिकम आगे चलिए, हो गया ना? हाँ, अनिर्वचनीयम रजतवत एव उत्पन्नम इति। यहां तक पंक्ति लगी भाई? क्या क्या निर्णय हुआ? अवगमे, यदि उस रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान है हमको, ऐसे यदि वेदांती कहते हैं, तो उस रजत में पारमार्थिकत्व भी अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, ये कहना पड़ेगा। ठीक है, रजत जैसा प्रातिभाषिक उत्पन्न होता है, अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, वैसे उस रजत में पारमार्थिकत्व धर्म भी अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, ये कहना पड़ेगा। तो बोलेंगे हाँ मान लेंगे। तो क्या होगा? तो दिक्कत होगी। कैसे? क्या? आगे देखिए फिर, रजतवदेव उत्पन्नम इति, मिला पंक्ति आगे, इति तदवच्छिन्न रजत सत्वे
तदवच्छिन्न अभावः तस्मिन् कथम वर्तते। यह आक्षेप आरोप पूर्व पक्षी कह रहा है। इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। तो कैसे भाई? तो आगे के पृष्ठ पर देखिए, इति मिला पंक्ति, इति शब्द का अर्थ लिखिए, इति मतलब हेतु। इति शब्द का अर्थ यहाँ पर हेतु। इस कारण से यदि अनिवृष्टि उत्पन्न मानते तुम पारमार्थिकत्व को, तो क्या होगा फिर बता रहे। इति तदवच्छिन्न रजत सत्वे, बराबर उत्पत्ति मान लिया आपने पारमार्थिकत्व की, अनिवृष्टि पारमार्थिकत्व उत्पन्न होता है रजत में, ऐसा मान लिया तो क्या होगा? तदवच्छिन्न रजत सत्वे। तदवच्छिन्न, तदवच्छिन्न नहीं, तदवच्छिन्न रजत सत्वे शब्द पर लिखिए लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजत सत्वे। शब्द मिला कि नहीं? तदवच्छिन्न रजत सत्वे आया है ना, उसका अर्थ लिखिए लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजत सत्वे। ठीक है, लौकिक पारमार्थिकत्व से युक्त यदि रजत वहां पर है तो क्या होगा फिर? तदवच्छिन्न अभाव तस्मिन् कथम वर्तते, वहां कहां से रहेगा? अर्थात नहीं रहेगा। कौन अभाव? कैसा? तदवच्छिन्न अभाव। मिला पंक्ति, तदवच्छिन्न अभाव मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए, तदवच्छिन्न अभाव ये पद आया है तो उसका अर्थ लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः रजताभावः। ठीक है जी, हाँ। तो लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाला रजत का अभाव, तदवच्छिन्न अभाव। तस्मिन्, तस्मिन् शब्द आया ना मूल में, तस्मिन्, तस्मिन् का अर्थ लिखिए तस्मिन् प्रतियोगी अधिकरणे सुक्तौ, प्रतियोगी अधिकरणे, प्रतियोगी अधिकरणे सुक्तौ। ठीक, प्रतियोगी का अधिकरण जो सुक्ति, उस सुक्ति में तस्मिन् कथम वर्तते, कथम वर्तते, कथम ये आक्षेप में है तो कथम वर्तते इसका अर्थ क्या होगा फिर? कथम अपि न वर्तते इत्यर्थः। कथम वर्तते अर्थात कथम अपि न वर्तते, किसी रूप से कह नहीं सकते। कथम अपि न वर्तते, कह नहीं सकते। किसको कह नहीं सकते? किसको कह नहीं सकते? अभाव को। वह अभाव नहीं कह सकते। कहां पर? प्रतियोगी का अधिकरण जो सुक्ति, उस सुक्ति में अभाव को कह नहीं सकते। कौन से अभाव को कह नहीं सकते? पारमार्थिक, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता रजत अभाव को कह नहीं सकते। क्योंकि आपने वहां पर क्या माना? उस रजत में क्या माना? लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म का ज्ञान माना। मतलब लौकिक पारमार्थिकत्व वहां है तो उसका अभाव कहां से रहेगा फिर? अर्थात अभाव नहीं रहेगा। और अभाव नहीं है इसका मतलब, क्योंकि एक काल में प्रतीति है, प्रतियोगी है कि नहीं? प्रतीति काल में प्रतियोगी है वहां पर, इसका मतलब अभाव नहीं है। भले शुक्ति के ज्ञान होने पर अभाव आएगा, किंतु वो अभाव फिर त्रैकालिक कह पाएंगे क्या? उसको नहीं कह पाएंगे। त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी वो रजत नहीं होगा। त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी, त्रैकालिक अभाव का प्रतियोगी रजत को बनाने के लिए क्या युक्ति की थी कल? उस प्रतियोगी रजत में, प्रतियोगी जो रजत है उसकी प्रतियोगिता का अवच्छेदक भिन्न धर्म माना था, विधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगी माना था, है कि नहीं? किंतु वैसे यदि मानते हैं तो दिक्कत दो तरफ से दिया अभी। क्या कि उस रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान है या नहीं, पहला विकल्प किया।
यदि ज्ञान नहीं है तो अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा, यदि ज्ञान है तो वहां पर अभाव ही सिद्ध नहीं होगा उस काल में, त्रैकालिक अभाव की सिद्धि नहीं होती है। बात समझ में आया कि नहीं? और दूसरी बात, पारमार्थिकत्व की अनिर्वचनीय उत्पत्ति माननी पड़ेगी आपको, लगा? क्योंकि वहां पर है नहीं है पारमार्थिकत्व, व्यवहारिकत्व, अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है रजत की तरह, ऐसा मानना पड़ेगा। ये सब दोष दिया किसने? पूर्व पक्षी ने। तो पूर्व पक्षी पूरा समझ में आया? अब उत्तर दे रहे इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो न, उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, अब किस बात को मन में रखकर उत्तर दे रहे भाई? तो उस न के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, अवगम पक्षम अवलंब्य, अवगम पक्षम, अवगम पक्षम अवलंब्य, अवगम पक्षम अवलंब्य परिहरति, परिहरति न इति। ठीक, अवगम पक्षम अवलंब्य परिहरति न इति हो गया जी। अवगम पक्ष का अवलंबन करके, मतलब हमको ज्ञान है वहां पर किसका? पारमार्थिकत्व का। कहा में? कहां पर? शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत, उस रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान हमको है। इस पक्ष को लेकर उत्तर दे रहे हैं। अब ज्ञान है, इस पक्ष में कौन दोष आए थे? पहली तो अनिर्वचनीय पारमार्थिकत्व की उत्पत्ति मानना पड़ रही थी, दूसरी बात अभाव की सिद्धि नहीं हो रही थी। बात समझ में आया कि नहीं? अब ये दोनों दोष वारण करना है, तो अवगम ज्ञान है, इस बात को मन में रखकर उत्तर दे रहे हैं। समझ में आया? अब चलिए, इति चेत न, क्यों भाई? पारमार्थिकत्वस्य अधिष्ठान निष्ठस्य रजते प्रतिभास संभवेन रजतनिष्ठ पारमार्थिकत्व उत्पत्ति अनभ्युपगमात्। लग गया पंक्ति? थोड़ा अन्वय करेंगे तो देखिए भाई, न तो ऐसे रहेगा, नीति चेत न, ऐसा मत कहो। आगे, अधिष्ठान निष्ठस्य, अधिष्ठान निष्ठस्य, पीछे आएंगे, पारमार्थिकत्वस्य, पारमार्थिकत्वस्य, आगे रजते, रजते प्रतिभास संभवेन, प्रतिभास संभवेन, आगे सरल है। देखो भाई, अब क्या कहना चाह रहे सिद्धांती, ध्यान दीजिए। वे कहना चाहते हैं कि शुक्ति के ऊपर प्रतीत हो रहा है कौन? रजत, बराबर। रजत का एक अधिष्ठान भी है। कौन अधिष्ठान है रजत का? शुक्ति। सरल सरल मोटे मोटे भाषा में अधिष्ठान है शुक्ति, और दूसरी भाषा में शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान है किसका? रजत का। तो थोड़ी देर के लिए शुक्ति समझ लीजिए। तो शुक्ति के ऊपर रजत अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, बराबर, किंतु उस रजत में इदम की भी प्रतीति हो रही कि नहीं? इदम रजतम। किंतु उस रजत के साथ साथ इदम की, इदंत्व धर्म की अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानी है क्या? नहीं मानी है। फिर वो इदंता कहां से आई उस रजत में? तो कहा, क्या उत्तर दिया उसका? अधिष्ठान जो शुक्ति, उसमें रहने वाली जो इदंता, उस इदंत का संबंध प्रतीत होता है रजत में। अतः इदंता की अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानने की जरूरत नहीं है, बराबर। उसी प्रकार उस रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान हमको है, किंतु उस रजत में पारमार्थिकत्व, लौकिक पारमार्थिकत्व अर्थात व्यवहारिकत्व अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, यह मानने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो उस रजत का अधिष्ठान जो शुक्ति, उस शुक्ति में है क्या?
लौकिक पारमार्थिकत्व अर्थात व्यवहारिकत्व। जैसे ईदंत है कि सुक्ति में, उस प्रकार व्यवहारिकत्व भी है, उसी को लौकिक पारमार्थिकत्व कह दिया। तो जैसे सुक्ति निष्ठ अधिष्ठान निष्ठ ईदंता की प्रतीति रजत में मानते हैं, अतः रजत में अनिर्वचनीय ईदंता की उत्पत्ति नहीं मानते। उसी प्रकार अधिष्ठान जो शुक्ति, उस शुक्ति में रहने वाला धर्म जो लौकिक पारमार्थिकत्व, उसकी भी प्रतीति मानते हैं हम, किसमें? रजत में। अतः रजत में ज्ञान तो है, किंतु उस लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म की अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानने की जरूरत नहीं। लगा अर्थ जी? ऐसा कह रहे। पंक्ति देखिए, इति चेत न, मूल में देखिए, अधिष्ठान निष्ठस्य, पंक्ति मिली कि नहीं? अधिष्ठान निष्ठस्य पारमार्थिकत्वस्य, अधिष्ठान में रहने वाला जो धर्म, कौन? पारमार्थिकत्व। उस पारमार्थिकत्व धर्म की रजते प्रतिभास संभवेन, उस पारमार्थिक धर्म की प्रतीति हो रही है कहां पर? रजत में। सप्तमी, रजते प्रतिभास संभवेन, प्रतीति का संभव हो जाने से क्या? रजत निष्ठ पारमार्थिकत्व उत्पत्ति अनभ्युपगमा। रजत निष्ठ मतलब रजत में पारमार्थिकत्व धर्म की उत्पत्ति हम मानते नहीं है। अनभ्युपगमा, अभ्युपगम होता है स्वीकार, अनभ्युपगम मतलब होता है अस्वीकार, मानते नहीं है। फिर रजत में पारमार्थिकत्व कहां से आया? हाँ, अधिष्ठान शुक्ति निष्ठ जो पारमार्थिकत्व, उसकी प्रतीति हो रही है किसमें? रजत में। अब देखिए भाई, पारमार्थिकत्व का ज्ञान रजत में है, इसका मतलब तो रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान है ऐसा कहने से वो दोष नहीं आएगा जो ज्ञान नहीं मानने पर आ रहा था। तो रजत में पारमार्थिकत्व का ज्ञान नहीं है ऐसा मानने पर कौन दोष आ रहा था? अभाव का प्रत्यक्ष नहीं होगा। अब वो दोष नहीं आएगा, अर्थात अभाव का प्रत्यक्ष होगा। बराबर है कि नहीं? अभाव का प्रत्यक्ष होगा। लगे अर्थ? हाँ, अब अभाव का प्रत्यक्ष होगा, किंतु वो अभाव त्रैकालिक रहेगा क्या नहीं रहेगा? बोलेंगे रहेगा त्रैकालिक। बोलेंगे क्यों? तो प्रातिभाषिक जो रजत है उसमें वस्तुतः पारमार्थिकत्व है ही नहीं है, तो पारमार्थिकत्व तो अधिष्ठान का है। अतः पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजत का अभाव त्रैकालिक है, तीनों काल में है वहां पर। अतः त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी रजत हो गया, अतः रजत मिथ्या है। मिथ्या कहने भी कोई दिक्कत नहीं है, अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और पारमार्थिकत्व धर्म की अनिर्वचनीय उत्पत्ति भी माननी नहीं पड़ी। अधिष्ठानगत पारमार्थिकत्व को की प्रतीति हो रही है किसमें? ये उत्तर दिया। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, इति चेत न अधिष्ठान निष्ठस्य, मिला पंक्ति? तो अधिष्ठान निष्ठस्य पद आया है कि नहीं? उस पर एक छोटा वाक्य लिखिए, अधिष्ठान निष्ठस्य बराबर, अधिष्ठान निष्ठस्य बराबर प्रातिभाषिक रजतोपादान, प्रातिभाषिक रजतोपादान अज्ञानाश्रयगतस्य, प्रातिभाषिक रजतोपादान अज्ञानाश्रयगतस्य, अज्ञानाश्रयगतस्य इत्यर्थ। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। प्रातिभाषिक रजत, प्रातिभाषिक रजत का उपादान कारण जो अज्ञान, उस अज्ञान का आश्रय अर्थात अधिष्ठान हुआ। तो अज्ञान का आश्रय कौन है? शुक्ति उपहित चैतन्य, वही सचमुच अधिष्ठान है। ठीक है, वो मोटे मोटे भाषा में शुक्ति अधिष्ठान है। ठीक है, चलिए फिर अधिष्ठान निष्ठस्य पारमार्थिकत्वस्य रजते प्रतिभास संभवेन, मिला कि नहीं? तो प्रतिभास संभवेन पद आया है, तो उस पर भी एक वाक्य लिखेंगे, यथा अधिष्ठान गतस्य, यथा अधिष्ठान गतस्य
इदन्त्वस्य रजते संसर्ग प्रतिभासः तथा आधारगतस्य लौकिक पारमार्थिकत्वस्य अपि रजते संसर्ग प्रतिभासः अर्धविराम रजतस्य रजताधारा भिन्नत्वात् रजत आधार अभिन्नत्वात् इति न तत्र लौकिक पारमार्थिकत्वोत्पत्ति इति भावः। ठीक है जी, अर्थ समझिए। यथा जिस प्रकार अधिष्ठानगतस्य इदंत्वस्य, अधिष्ठान में विद्यमान कौन इदंत्व, जैसे उस इदंत्व धर्म की रजत में संसर्ग प्रतिभास है कि नहीं, इदंत्व का संसर्ग अर्थ संबंध, उसका प्रतिभान भान का होता है रजत में। इदंत्व का संसर्ग संबंध वस्तुता है शुक्ति के साथ, किंतु उसका संसर्ग शुक्ति के साथ उस समय प्रतीत न होकर रजत में प्रतीत हो रहा है। जिस प्रकार तथा आधारगतस्य अधिष्ठानगतस्य इत्यर्थ लौकिक पारमार्थिकत्वस्य, आधार में अधिष्ठान में विद्यमान जो लौकिक पारमार्थिकत्व है उसका भी रजत का संबंध रजत में प्रतीत हो रहा है। क्यों? रजतस्य रजत आधार अभिन्नत्वात्, रजत जो है वह रजत का आधार जो शुक्ति आदि उसके साथ अभिन्न तादात्म्यपन्न होने के कारण एक का धर्म दूसरे में दिखाई दे रहा है। इति न तत्र रजते लौकिक पारमार्थिकत्व उत्पत्ति, अतः रजत में लौकिक पारमार्थिकत्व की उत्पत्ति मानने की जरूरत नहीं है। इति न तत्र लौकिक पारमार्थिकत्वोत्पत्ति इति भावः। लग गया जी? चलिए मूल में इति चेत न अधिष्ठाननिष्ठस्य पारमार्थिकत्वस्य रजते प्रतिभास संभवेन रजतनिष्ठ पारमार्थिकत्वोत्पत्ति, रजत में पारमार्थिकत्व की लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म की उत्पत्ति अनभ्युपगमा मानते नहीं है। लग गया अर्थ? तो सब संगति लग गई। त्रैकालिक निषेध है कि नहीं, निषेध भी प्रतीत हो रहा है, निषेध भी हो रहा है, अभाव भी प्रत्यक्ष होगा और उत्पत्ति भी अनिर्वचनीय मानने की जरूरत नहीं है लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म की। ठीक है। अब कदाचित पूर्व पक्षी को सिद्धांति को कोई पूछेगा, अरे सिद्धांति तुमने तो अधिष्ठानगत लौकिक पारमार्थिकत्व धर्मों को मान लिया अध्यस्त रजत में, अन्य जगह का धर्म अन्य जगह मान लिया, इसका मतलब अन्योन्य ख्याति मान लिया, अन्य की अन्य जगह प्रतीति। तो सब जगह अन्योन्य ख्याति ही मानते हैं क्या आप? ऐसा कोई पूछेगा किसको? सिद्धांति। तब सिद्धांति उत्तर देते नहीं 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 नहीं, मुख्य तो हमारी अनिर्वचनीय ख्याति ही है, किंतु जहां हमको अन्यथा ख्याति मानने में, कौन सी ख्याति? अन्यथा ख्याति, अन्य की अन्य जगह प्रतीति। जहां हमको अन्यथा ख्याति मानने में भी कोई अड़चन नहीं आती, दिक्कत नहीं आती, वेदांत सिद्धांत का बात नहीं होता है, ऐसी जगह पर अन्यथा ख्याति भी मान लिया तो भी कोई दिक्कत हमको होती नहीं है। तो बोलेंगे क्या नियामक है आपके पास फिर कि यहाँ इसी जगह हम अन्यथा ख्याति मान सकते हैं?
इस जगह अनिर्वचनीय ख्याति मान सकते हैं, उसके लिए कोई नियामक है क्या? तब बता रहे सिद्धांती कहाँ हम अन्यथा ख्याति मानते हैं और कहाँ नहीं मानते हैं। तो देखिए, यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम तत्र एव प्रातिभाषिक वस्तु उत्पत्ति अंगीकारात्। मिला जी? यत्र मिला, यत्र यत्र का अर्थ लिखिए, यत्र मतलब यस्याम दशायाम, यत्र मतलब यस्याम दशायाम। आगे चलिए, मूल में यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम, आरोप्य वस्तु, एक होता है अधिष्ठान, एक होता है आरोप्य। जैसे शुक्ति और रजत दोनों में एक है आरोप्य, एक है अधिष्ठान, है कि नहीं? तो आरोप्य कौन है? रजत। अधिष्ठान कौन है? शुक्ति, है कि नहीं? तो यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम, जहां पर आरोपित पदार्थ का कोई संबंध नहीं है, तत्र एव, मिला पंक्ति, तत्र एव तस्याम दशायाम एव, उस अवस्था में ही क्या करते हम? प्रातिभाषिक वस्तु उत्पत्ति अंगीकारा, प्रातिभाषिक वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं। जैसे शुक्ति के ऊपर रजत, प्रातिभाषिक वस्तु है रजत, उसकी उत्पत्ति मानते हैं। क्यों? आरोप्य वहां पर कौन? रजत। अधिष्ठान कौन है? शुक्ति। उन दोनों का परस्पर वस्तुता कोई संबंध नहीं है, असन्निकृष्ट है, अतः वहां पर अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न हो जाता है। बराबर है कि नहीं? रज्जु के ऊपर सर्प, अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है कि नहीं? होता है। क्यों? कि अधिष्ठान शुक्ति, आरोप्य और सर्प, इन दोनों का अर्थार्थी कोई संबंध नहीं है। किंतु जहां पर अधिष्ठान आरोप्य का संबंध होता है, वहां पर अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानने की जरूरत नहीं। वो दे रहे आगे, अतः एव इंद्रिय सन्निकृष्टतया जपा कुसुम गत लौहित्यस्य स्फटिके भान संभवात न स्फटिके अनिर्वचनीय लौहित्य उत्पत्ति। मिला पंक्ति? उदाहरण दिया उन्होंने, क्या? लोह का है, स्फटिक का। स्फटिक जानते हैं किसको कहते हैं? वो आइस शिलाखंड माला। हाँ, वो एक इतना ऐसा बड़ा बड़ा होता है, कांच का जैसा, ठीक है कि नहीं? उसको स्फटिक कहते हैं। स्फटिक की माला भी आती है। वो क्या होता है, बहुत ऑफिस में आदि आदि जगह टेबल पर रखा रहता है, और उसके नीचे लाल कागज या कोई जपा कुसुम का फूल आदि रख देते हैं। उससे क्या होता है, तो स्फटिक भी लाल लाल दिखता है। यद्यपि स्फटिक कैसा है? सफेद। कैसा रहा है? लाल। तो लालिमा स्फटिक में प्रतीत हो रही है, वस्तुतः स्फटिक में लालिमा है क्या? नहीं है। फिर उस स्फटिक में लालिमा की अनिर्वचनीय उत्पत्ति मानते हैं क्या वेदांती? नहीं मानते। क्योंकि यहां पर लालिमा और स्फटिक, इन दोनों में क्या है? एक आरोप्य, एक अधिष्ठान है। आरोप्य कौन? लालिमा। अधिष्ठान कौन? स्फटिक। उस अधिष्ठान स्फटिक के साथ लालिमा वाला जो जपा कुसुम, उसका सन्निकर्ष है, सानिध्य है। आरोप्य अधिष्ठान का संबंध जहां है, अतः वहां पर उस पुष्पगत लालिमा की ही, लालिमा है पुष्प में, प्रतीत हो रही स्फटिक में अन्यथा ख्याति। यहां पर अन्यथा ख्याति मानते हम, क्योंकि आरोप्य अधिष्ठान का सन्निकर्ष है। बराबर। किंतु जहां पर आरोप्य अधिष्ठान का सन्निकर्ष नहीं होता, वहां पर अनिर्वचनीय उत्पत्ति होती है। लग गया? तो जपा कुसुम में, सॉरी स्फटिक में लालिमा की प्रतीति अन्यथा ख्याति से, वहां पर अनिर्वचनीय लालिमा की उत्पत्ति मानने की जरूरत नहीं है। वही दिया, अतः एव। मिला पंक्ति? अतः एव। अतः एव का क्या अर्थ है भाई? अतः एव का अर्थ लिखिए, अतः एव बराबर, अतः एव बराबर आरोप्य सन्निकर्ष स्थले, आरोप्य सन्निकर्ष स्थले आरोप्य प्रतिभास संभवात एव, आरोप्य प्रतिभास संभवात एव। आरोप्य प्रतिभास संभवात एव। ठीक है, अर्थ देखिए भाई,
आरोप्य सन्निकर्ष स्थले, जहां आरोप्य का सन्निकर्ष है वहां पर आरोप्य का प्रतिभास होना संभव है अधिष्ठान में। आरोप्य प्रतिभास संभवात एवं, आरोपित जो वस्तु है कि नहीं, लालिमा आदि, उसका प्रतिभास होना स्फटिक में संभव है। कहा का, जहां सचमुच लालिमा है वहां का संबंध वहां होना संभव है। इसलिए अतः एवं, थोड़ी में क्या आता है मतलब आरोप्य सन्निकर्ष जगह, अतः एवं इंद्रिय सन्निकृष्टतया, इंद्रिय के साथ भी सन्निकृष्ट है कौन, लालिमा है कि नहीं, इंद्रिय सन्निकृष्टतया जपा कुसुमगत लौहित्यस्य, इंद्रिय के साथ सन्निकृष्ट है जपा कुसुमगत लौहित्य, उसका स्फटिके भान संभवात, स्फटिक में भान हो सकता है। इसलिए न स्फटिके अनिर्वचनीय लौहित्योत्पत्ति, स्फटिके अनिर्वचनीय लौहित्योत्पत्ति न, स्फटिक में अनिर्वचनीय लौहित्य की लालिमा की उत्पत्ति हम मानते नहीं है। ठीक है ना। हाँ, तो भान संभवात पद आए यहां पर, तो उस पर एक वाक्य लिखिए, जपा कुसुम स्फटिकयोः, जपा कुसुम स्फटिकयोः तादात्म्याभावे अपि, तादात्म्याभावे अपि द्वयोः दुष्ट इंद्रिय सन्निकृष्टतया, दुष्टेन्द्रिय सन्निकृष्टतया स्फटिके लौहित्य संसर्ग प्रतिभास, लौहित्य संसर्ग प्रतिभास, लौहित्य संसर्ग प्रतिभास इति भाव। ठीक अर्थ देख रहे, जपा कुसुम स्फटिकयो हो, जपा कुसुम और स्फटिक इन दोनों में तादात्म्य अभावे अपि, दोनों का तादात्म्य न होने पर भी, द्वयो हो दोनों के साथ, दुष्ट इंद्रिय का सन्निकर्ष है, सन्निकृष्टतया स्फटिके, स्फटिक में लौहित्य प्रतिभास, लौहित्य की प्रतीति होती है। अर्थात जपा कुसुमगत लौहित्य प्रतीत हो रहा है, कहा स्फटिक में, अन्यथा क्या थी, अनिर्वचनीय स्फटिक में लौहित्य की उत्पत्ति मानते नहीं है, क्योंकि आरोप्य अधिष्ठान का सान्निध्य है। बरोबर। उस प्रकार शुक्ति के ऊपर प्रतीत जो रजत है, आरोप्य हुआ रजत, अधिष्ठान हुआ शुक्ति। शुक्ति में जैसे इदंत्व है वैसे पारमार्थिकत्व भी है, लौकिक पारमार्थिकत्व भी है। अतः और अधिष्ठान और आरोप्य दोनों का सन्निकर्ष है वहां पर, है कि नहीं, शुक्ति और प्रातिभाषिक रजत। अतः क्या कि शुक्तिगत लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म वहां पर सन्निकर्ष है अधिष्ठान आरोप्य का। अधिष्ठान कौन, शुक्ति, आरोप्य कौन, रजत नहीं, रजतगत प्रतीत होने वाला पारमार्थिकत्व। रजत में प्रतीत कौन हो रहा है, पारमार्थिक। रजत में पारमार्थिकत्व है क्या, नहीं, उसमें प्रतीत हो रहा है ना, आरोपित हुआ पारमार्थिकत्व। उस पारमार्थिकत्व का और शुक्ति का सानिध्य है, क्योंकि शुक्ति का ही धर्म है कौन, लौकिक पारमार्थिकत्व। अतः वहां पर रजत में, जैसे वहां पर स्फटिक में प्रतीत हो रहा है लालिमा, उस प्रकार यहां पर रजत में, प्रातिभाषिक रजत में जो लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म प्रतीत हो रहा है वह अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। अनिर्वचनीय उत्पत्ति भी नहीं माननी पड़ी, ज्ञान भी सिद्ध हुआ और अभाव भी सिद्ध हुआ, सब बातों की सिद्धि हुई। अतः पूर्व पक्षी का खंडन हुआ। लग गया जी, ये बात हो गई। फिर आगे का विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।